अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर हिजरत और आज मैं आपको बताऊंगा राइनोप्लास्टी नोज़ जॉब या नोज़ रीशेपिंग के बारे में। जिस तरह इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है नोज़ रीशेपिंग, जिसको मैं अक्सर लोगों को अपनी नोज़ की शेप से खुश नहीं होते। कुछ लोगों का हम्प होता है, कुछ लोग टिप से खुश नहीं होते, कुछ लोगों की नाक टेढ़ी होती है, कुछ लोगों को ब्रीदिंग में भी थोड़ा इशू होता है, वो भी इसके साथ ठीक होता है। कुछ लोगों के नोस्ट्रिल बड़े होते हैं, कुछ लोगों की ब्रॉड नोज़ यहाँ से ब्रॉड होती है। तो इसके लिए जो सर्जरी होती है उसको राइनोप्लास्टी नोज़ जॉब या नोज़ रीशेपिंग कहते हैं। सबसे पहले तो ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों को तब होती है जब वो सेप्टोप्लास्टी और राइनोप्लास्टी को आपस में कंफ्यूज करते हैं कि राइनोप्लास्टी कौन सी और सेप्टोप्लास्टी कौन सी है। तो राइनोप्लास्टी में बेसिकली आपकी जो बाहर से नोज़ की शेप है उसको चेंज करने को राइनोप्लास्टी या नोज़ जॉब कहते हैं, जिसमें इसकी टिप आती है, नोस्ट्रिल आते हैं, टेढ़ापन आता है और या ब्रॉडनेस आती है, मोटा नाक होता है या लंबा नाक होता है या हम्प बना होता है। और सेप्टोप्लास्टी में अंदर जो खुरी हड्डी है जिसको ये कार्टिलेज कहते हैं उसको सिर्फ सीधा करते हैं, उसमें ब्रीदिंग का इशू सॉल्व होता है। सिर्फ अगर उसको ठीक करे तो सेप्टोप्लास्टी, अगर बाहर सारा शेप और सब कुछ डिज़ायर्ड शेप में लेके आए तो उसको राइनोप्लास्टी कहते हैं, या अगर दोनों को मिलाए तो सेप्टो राइनोप्लास्टी कहते हैं। तो सबसे पहले जिस तरह हर सर्जरी में कंसल्टेशन ज़रूरी होती है, इसमें भी हम कंसल्टेशन कर लेते हैं, फिजिकल असेसमेंट कर लेते हैं, हिस्ट्री लेते हैं। फिर उसमें ज़्यादा ज़रूरी चीज़ वो ये होती है कि पहले इसकी कोई सर्जरी, नाक की सर्जरी हुई है या नहीं हुई। अगर हुई है तो उसको सेकेंडरी कहते हैं, अगर 2 बार हुई तो टर्शरी कहते हैं, अगर नहीं हुई तो प्राइमरी कहते हैं। तो अमूमन जो प्राइमरी सर्जरी होती है वो इजी होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी या टर्शरी सर्जरी। इजी का मतलब जो डिज़ायर्ड शेप होती है तो उसमें और अंदर एनाटमी सारी डिस्टॉर्ट हुई होती है तो कुछ आइडिया नहीं होता। सेकेंडरी और टर्शरी में प्राइमरी आसान होती है उस हिसाब से। जो यूजुअली लोगों के क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि ये प्रोसीजर जो है, सर्जरी जो है, ये बड़ी बेहोशी में होगी या छोटी। तो ये बड़े बेहोशी में होती है जिसमें आप पूरे सोए होते हैं और इस प्रोसीजर पे मैं तकरीबन 3 से 4 घंटे लगाता हूँ। 3-4 घंटे इस प्रोसीजर पे लगते हैं, स्टार्ट करने से ख़त्म करने तक 3-4 घंटे इस पे लग जाते हैं। हॉस्पिटल स्टे जो हम एडवाइस करते हैं तो वो 1 दिन का होता है, 24 आवर का। मतलब आज आपकी सर्जरी हुई, कल सुबह आप घर वापस जा सकते हैं। जो रिकवरी है तो तकरीबन 7-8 दिन लेते हैं। उसमें ये आता है कि आपकी जो ऊपर जो आप स्प्लिंट लगाते हैं सर्जरी के बाद, एक कवर लगाते हैं या जो स्टिच लगाते हैं, टांके लगाते हैं, उसको हम 8वें दिन पे खोलते हैं। तो 8 दिन तक इसको हम रिकवरी फेज़ में काउंट करते हैं। उस 8 दिन में अक्सर लोग कहते हैं कि ऑफिस कब जा सकते हैं या जॉब पे कब ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो 7-8 दिन होते हैं। और इसमें जो पहले नाइट का जो हॉस्पिटल में स्टे होते हैं उसमें हम सर्जरी की जो फ़ौरन बाद होते हैं, हम नाक के अंदर एक पैकिंग रखते हैं, घास पीस रखते हैं या सोफ्राट्यूल बेक्टी ग्रास रखते हैं। तो वो अगले घर भेजने से पहले अगले सुबह हम उतार देते हैं ताकि उसको ना खुल जाए और सांस में ज़्यादा दुश्वारी ना हो, जो पहले रात दुश्वारी होती है उसको सर्जरी के बाद। फिर 8 दिन पे जब ये स्टिच वगैरह खोलते हैं तो इसमें सबसे फिर जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। सर्जरी के बाद किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जो जिस पे आपको रिज़ल्ट कंप्रोमाइज़ ना हो। तो सबसे पहले तो पहले 2-3 रातों के लिए आपने सर को थोड़ा सा ऊंचा रखना होता है छाती से, ताकि सूजन कम से कम रहे। आइसिंग करनी होती है आंखों के आसपास, लेकिन याद रखिए कि स्प्लिंट को जो हम कवर लगाते हैं उसको खुश्क रखा जाता है, उसको गीला नहीं करते। उसको जब गीला करते तो अगले दिन वो गिर जाता है, तो इस पे आपके रिजल्ट काफ़ी कंप्रोमाइज़ होते हैं। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि हमारी मरीज़ों में सर्जरी के बाद सबसे बड़ा मसला ये होता है जो उसके स्प्लिंट खुद ब खुद घर में गिर जाते हैं। तो फिर जो हम शेप देते हैं उसमें कभी कभार उस कोई 2-3-5% केसेस में वो रिज़ल्ट उस तरह डिज़ायरेबल नहीं रहता, बच जाता जिस तरह हम चाहते हैं। लिक्विड डाइट लेना होता है पहले 24-48 घंटे पे। एक्सेसिव लिप मूवमेंट जो होती है, जिसमें ज़्यादा लिप की मूवमेंट होती है, जो जबड़े पे ज़्यादा जोर आता है, जिस तरह एप्पल बड़ा साबित एप्पल काना होता है, जिस तरह ये चली कानी होती है, तो इसमें जो ज़्यादा मूवमेंट होती है, मुंह बड़ा खोलना होता है, तो ये हम अवॉइड करते हैं। उनको कहते हैं 2-3 हफ्तों के लिए आपने अवॉइड करना है।
उनको हम मना करते हैं कि सर नीचे ना झुकाए, एप्पल या चली जिस तरह बड़ा मुंह खोलना होता है, ज़्यादा जबड़े पे जोर आता है, वो ना खाएं। नाक को लोग किस्म डिफरेंट तरीक़ों से साफ़ करते हैं, स्नीजिंग करते हैं, वो उस तरह हम अवॉइड करते हैं कि वो ना करें, उनसे मना करते हैं। नेज़ल जो स्प्लिंट होता है उसको हम कोशिश उनको कहते हैं कि ड्राई रख के, जो हमने ऊपर कवर चढ़ाया होता है, हेड वॉश का जो तरीका होता है वो सिंक में सर रख के और उसके ऊपर किसी के साथ मतलब किसी की मदद के साथ सर वॉश कर सकते हैं, तो वो पानी इस तरफ नहीं पीछे की तरफ जाएगा, तो वो करेंगे। आप जो ग्लासेस यूज़ करते हैं उनको हम ग्लासेस का मना करते हैं, जो कॉन्टेक्ट लेंस यूज़ करते हैं उनको हम करते हैं। ये सारी चीज़ें 2 से 3 हफ्ते के लिए नहीं करनी होती। कॉन्टेक्ट स्पोर्ट जो होते हैं, जो फुटबॉल, क्रिकेट, इस तरह की जो भी चीज़ें, स्विमिंग, रनिंग, जिम, ये सारी चीज़ें आपने 4 से 6 हफ्ते तक अवॉइड करनी होती है। इसके अलावा कुछ लोग स्मोकिंग जो करते हो, तो हम सर्जिस पहले भी कहते हैं कि स्मोकिंग नहीं करनी। स्मोकिंग में हीलिंग जो है वो बहुत कंप्रोमाइज़ होती है, तो स्मोकिंग बहुत ख़तरनाक चीज़ है इस हवाले से, तो बहुत कम से कम करनी चाहिए बंदे को जब एक सर्जरी में जाना चाहता हो। इसके सर्जरी के स्टेप जो है वो मैंने आगे वीडियो में दिखाए हैं। जो कुछ लोगों की क्यूरासिटी होती है, जानना चाहते हैं कि किस तरह होती है, तो वो किस तरह के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप ज़रूर देखें। कॉस्ट इस तरह होता है, यूजुअली सर्जन टू सर्जन वेरी करता है, सिटी टू सिटी वेरी करता है, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करता है, लेकिन मेनली सर्जन पे डिपेंड करता है। और फिर पेशेंट पे डिफरेंटली वो कंसल्टेशन में तो ये चीज़ लाजमी पूछते हैं कि कितने पैसे आएंगे, कितना खर्च आएगा, तो वो 1 लाख से लेके 5 लाख तक होता है। हर सर्जन, हर सिटी, हर हॉस्पिटल के डिफरेंट होते हैं, तो वो पेशेंट और सर्जन का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जिस भी एक बात वो कर ले वो हो जाता है। तो इसमें कोई इतनी बड़ी इशू नहीं, मसला नहीं है। बाकी इसमें वीडियो मैंने सारी चीज़ें दिखाई है जो आपसे रिलेटेड। इसके अलावा भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ पूछनी हो, कोई समझ नहीं आ रही, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, पूछे, मैं बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि जवाब दूं। बाकी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी राजा साहब, कैसे आप? ठीक है? ठीक हूँ। खुश हो? रेडी हो आप? जी ठीक है। इनकी अभी हमने नाक ये पतली करनी है, और थोड़ी सी साइड से देखो, और ये साइड से देखो उस तरफ से, हाँ, ये छोटी करनी है। अब इनको लेके जाते हैं ऑपरेशन थिएटर में, ठीक है? स्लो स्लो स्लो, अब इस तरह स्लो स्लो स्लो, अब सीधा नीचे देखें, ऊपर देखें, हाँ। हाँ जी, राजा साहब हमारे पास आ गए ठीक 8 दिन बाद स्टिच रिमूवल के लिए। तो बताएं राजा साहब, जिस तरह नाक आप छोटी और पतली चाहते थे वो हो गई है जी या नहीं हुई? आ गई है। अच्छा, खुश हो? जी बस अब ये 2-3 महीने में मज़ीद ये स्वेलिंग जाएगी। ये जो ज़्यादा स्वेलिंग है ये अभी होगी, ये 2-3 महीने में जाएगी। ये बिल्कुल इंशाल्लाह जिस तरह ये स्लिम चाहते थे उस तरह होंगे। कुछ इसकी स्किन थिकनेस है जो एक ठीक नहीं हो सकती, वो जेनेटिकली होती है स्किन थिकनेस। बाकी जो बाकी चीज़ें चाहता था वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह हो गई। ठीक है, अब स्टिच खोलते और फिर 3 महीने इंतज़ार कर ले फाइनल रिज़ल्ट के लिए।